नमस्ते बच्चों। आप अगर 12th क्लास में हैं और आप बोर्ड की तैयारी के साथ साथ एंट्रेंस को भी डील कर रहे हैं तो ये सेशन आपके बहुत काम का है। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो बोर्ड और एंट्रेंस को दो अलग चीज़ मानते हैं और अपने आप को इन दोनों में फंसने से बचाने के लिए केवल बोर्ड की तैयारी पर ही बिलीव करते हैं। भले ही वो एंट्रेंस 12th में ज़रूर देंगे बट वो हाफ हार्टेड होता है, वो फुल अटेम्प्ट नहीं होता। आप जरा पहले डेटा ध्यान से देखिए। जितने बच्चे नीट या जेई या आईआईटी एडवांस में टॉप करते हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे 12th क्लास पढ़े हुए ही होते हैं। वो एक साल ड्रॉप करके तैयारी नहीं करते। तो आज हमें इतनी अवेयरनेस है, एंट्रेंस के बारे में इतनी नॉलेज है, इतना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इन दोनों चीज़ों को मिला लें। इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंट्रेंस और बोर्ड ये अलग है ही नहीं। राइट, आप जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात का आप जवाब सोचते जाइए। एंट्रेंस का सिलेबस और बोर्ड के सिलेबस में कोई फर्क होता है? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत हटा सकते हैं एंट्रेंस वाले, लेकिन एज सच वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड 12th क्लास बेस्ड होता है। राइट, सो नॉलेज का कोई फर्क नहीं है। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पढ़ रहे हो तो यहां भी पढ़ रहे हो। आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हो तो इधर भी कर रहे हो और इधर भी कर रहे हो। आप राउल्ट्स लॉ कर रहे हो तो इधर भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो। आप बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो तो दोनों जगह चल रहा है। तो नॉलेज का तो कोई फर्क नहीं है, डिट्टो सेम है। तो फर्क किस बात का हुआ? फर्क स्टूडेंट ये सोचते हैं एंट्रेंस में उन्हें ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, उनमें सही ऑप्शन आएगा उसे टिक कर देंगे, उसे मार्क कर देंगे, उसे क्लिक कर देंगे। और बोर्ड में उन्हें कहानी लिखनी होती है, 2-3 लाइनों में उसको समझाना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो कोई बात नहीं, आइए इसको आज मिला लेते हैं और बोर्ड और एंट्रेंस की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन में भले ही फर्क है, बोर्ड और एंट्रेंस के एप्लीकेशन में भले ही फर्क है, लेकिन आज मैं एक मेथड आपको दूंगा जिसमें ये दोनों मिल जाने वाले हैं। इट इज 1 + 1 = 11, सो दैट्स कॉल्ड सिनर्जी मेथड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और इसके बाद आप इसे ट्राई करके देख लेना। जब आप एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, आपको सही ऑप्शन मिल जाता है। अब आप एक काम कीजिए, हर ऑप्शन के बारे में 1 या 2 लाइन डिटेल में लिखिए कि वो सही ऑप्शन है तो क्यों है, और वो ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों है। एग्जाम्पल, सपोज कोई ऑब्जेक्टिव सवाल हमसे पूछता है कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है। तो आप देख रहे हैं ये 3 ऑप्शन मेरे पास है जिसमें ये फॉर्मूला सही है। लेकिन आपको यहीं नहीं रुक जाना है, आपको इसमें बोर्ड की फीचर शामिल करनी है। कैसे? आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, de Broglie wavelength is not inversely proportional to mass, it is inversely proportional to momentum. आप इसके लिए लाइन लिख सकते हैं, this is not the correct expression of de Broglie because de Broglie wavelength is inversely proportional to square root of kinetic energy. और आप इसके लिए कह सकते हैं, according to de Broglie wavelength is inversely proportional to momentum. तो जो बातें आप मन में सोच रहे होते हो इन ऑप्शन को सॉल्व करते टाइम, बस आपको उसको लफ्जों में बयां करना है। तो ये कोई टफ बात तो है नहीं। तो हो गई बोर्ड की तैयारी एंट्रेंस के साथ। अब इधर देखिए, तो अगर आप किसी बोर्ड के सवाल को कर रहे हो तो आपको डिटेल में लिखना होगा, उसके स्टेटमेंट बनाने होंगे। तो एक काम कीजिए, आपका आंसर सही ऑप्शन तो हो ही गया, तो आप 3 गलत ऑप्शन क्रिएट कर लो। एग्जाम्पल, मान लीजिए बोर्ड में सवाल पूछ रहा है कि NO2 एक पैरामैग्नेटिक गैस क्यों है। तो आंसर हम सब जानते हैं, इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए पैरामैग्नेटिक है। अब ये आपका सही ऑप्शन हो गया, तो आप 3 ऑप्शन क्रिएट करो। ये बेंट मॉलिक्यूल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ब्राउन कलर का गैस है। तो बाकी तीनों बातें भी आपको रिवाइज हो गई, 3 ऑप्शन भी क्रिएट हो गए और बोर्ड के क्वेश्चन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रूप ले लिया। तो ये सब कितना आसान हो जाता है। एंट्रेंस की तैयारी में बोर्ड मिला दो और बोर्ड की तैयारी में एंट्रेंस ऐड कर दो, तो हुई ना 1 + 1 = 11 की बात। नाउ गो अहेड एंड सक्सीड।